Okay, today's lecture is about earthquakes. जी earthquake को हम define करते हैं सिंपल सी definition है कि the shaking or trembling of caused by the sudden release of energy is called an earthquake. Simple words में हम कह सकते हैं कि it is the shaking of ground or a series of tremors or shocks which could be caused because of the release of energy. आमतौर पे जो मेजर earthquakes आते हैं वो faulting या रॉक्स के क्रैक होने की वजह से कॉज होते हैं और जब प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ऐसे अर्थक्वेक्स आए तो उसके बाद फिर जो एक कंटिन्यूस एडजस्टमेंट होती है उन रॉक स्ट्रक्चर्स की आफ्टर द ब्रेकिंग, उससे कुछ लेसर इंटेंसिटी के शॉक्स जो है वो फॉलो करते हैं जिनको हम आफ्टर शॉक्स का नाम देते हैं. सो आफ्टर शॉक्स जो हैं वो किसी मेजर अर्थक्वेक के बाद आने वाले जो शॉक्स की सीरीज है उसको कहा जाता है. मेनली जो अर्थक्वेक्स हैं जैसे इनको डिफाइन किया बहुत जनरल सी डेफिनेशन रखी गई है कि इट इज़ द शेकिंग ऑफ ग्राउंड. जैसे अर्थ और क्वेक, क्वेक का मतलब शेकिंग है. सो इसमें कुछ कॉजेज़ हैं जिनको हम नेचुरल कॉजेज़ कहते हैं और मेजर अर्थक्वेक्स जो हैं वो उन्हीं वजह से आते हैं. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स है और प्लेट्स की जितनी भी मूवमेंट्स हैं चाहे वो कन्वर्जेंट मूवमेंट्स हो, डाइवर्जेंट मूवमेंट्स और लेटरल मूवमेंट्स, उसकी वजह से शेकिंग ऑफ ग्राउंड पॉसिबल होती है. लेकिन जो मेजर अर्थक्वेक्स आते हैं वो ज़्यादातर कन्वर्जेंट मूवमेंट्स में आते हैं जब स्ट्रेस जो है वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है इन बेंडिंग स्ट्रक्चर्स और जब वो स्ट्रक्चर्स फोल्डिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्रैक होंगे तो उससे जो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी है उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो शॉक वेव प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक अकर करता है. वोल्केनिक इरप्शंस भी अर्थक्वेक्स को कॉज कर सकती हैं. लोकलाइज्ड अर्थक्वेक्स में लैंडस्लाइडिंग का फिनोमेना है, उससे भी लोकलाइज्ड अर्थक्वेक्स जो हैं वो एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं. इसके अलावा आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट्स हैं जो कि अर्थक्वेक्स को कॉज कर सकती है और आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इफ़ वी हैव लिक्विड और उस लिक्विड में हमने अगर डिफरेंट स्लैब्स को या ब्लॉक्स को फ्लोट करवाया तो एक फ्लोटिंग ब्लॉक जो है वो बेसिकली अपने वेट और इसके ऊपर एग्जर्ट होने वाली जो बॉयंसी है उसके इक्विलिब्रियम की स्टेट पे जब आएगा, यानी कि अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड जिसको हम बॉयंसी कहते हैं और डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑफ दिस ब्लॉक जिसको हम वेट कहते हैं, जहाँ पे ये फोर्सेस इक्वलाइज होंगी वहाँ पे उसको हम स्टेट ऑफ आइसोस्टेसी कहेंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम है और बैलेंस है. लेकिन अगर यहाँ पे बर्डन इंक्रीज करता है तो उसका इफेक्ट ये होगा कि वेट जो है वो बॉयंसी की निस्बत कम हो जाएगा और रिजल्टेंटली एक डाउनवर्ड मोशन होगी. ये ब्लॉक जो है ये सिंक करेगा और इसको हम आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट कहेंगे कि वो नई कंडीशन या नई इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे डाउनवर्ड मोशन में आया. इसी तरह से अपराइजिंग भी हो सकती है. साइबेरिया का एरिया अगर हम देखें वहाँ पे सर्दियों के मौसम में मिलियंस ऑफ टन्स आइस जो है वो एक्यूमुलेट होती है और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जब आइस का बर्डन यहाँ पे इंक्रीज करना है तो डाउनवर्ड फोर्स ने क्रस्ट को जो है वो डाउनवर्ड बेंड करवाना है, बर्डन ने उसको डाउनवर्ड बेंड करवाना है. लेकिन ड्यूरिंग द मेल्टिंग सीजन्स यही फोर्स जो है ये अपवर्ड मोशन ऑफ क्रस्ट को कॉज करेगी. और ऐसा ही केस जो है वो मैन मेड अर्थक्वेक्स में भी देखा जाता है जहाँ पे डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए होते हैं. डैम्स में जब पानी को फिल किया जाता है तो वहाँ पे क्रस्ट पे बर्डन जो है वो इंक्रीज करता है और वहाँ पे क्रस्ट जो है वो डाउनवर्ड मोशन में आता है. लेकिन आफ्टर स्पिलिंग ऑफ डैम्स या जब वो खाली किए जा रहे होते हैं तो उस वक्त जो है वो डैम्स के जो बेड है और जो क्रस्ट है उसके नीचे वो अपवर्ड मोशन में आता है या अपवर्ड आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट करता है. नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आती है वो मैन मेड कॉजेस हैं. उसमें जैसे एटॉमिक टेस्ट को देखा जाए, ट्रैफिक और रेलवेज जो है
उसमें भी काफ़ी लोकलाइज्ड वाइब्रेशंस होती हैं जो कि सराउंडिंग में फील की जा सकती हैं। कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग एंड माइंस जो है वो भी मैन-मेड कॉजेज़ में, और फिलिंग ऑफ डैम्स जो भी डिस्कस किया, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट को कॉज करते हैं कि जब डैम्स को फिल किया जा रहा हो या डैम्स को खाली किया जा रहा हो, तो उससे जो बर्डन में चेंज आएगा, जो पानी का वेट कम ज़्यादा होगा उस एरिया पे, उससे जो है वो अप एंड डाउनवर्ड मोशन ट्रस्ट की हो सकती है, जिससे लोकल अर्थक्वेक्स कॉज हो सके। बाकी इसमें अब इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी एक रेफर की जाती है, और उसमें अगर हम जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स को स्टडी कर चुके हुए कि अगर एक रॉक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर कंप्रेशनल फोर्स, यानी कि जैसे हम लोगों ने फोल्डेड माउंटेन्स में पढ़ी थी कि अगर फोर्स जो है वो इसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है और ये फीचर या ये रॉक स्ट्रक्चर बेंड होना शुरू हो जाता है, तो उसकी जो फुल बेंडिंग होगी, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोल्डिंग का। ठीक है, तो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स जो है वो तो अपनी इलास्टिक लिमिट में फोल्ड हो रहे होते हैं, यानी कि उन स्ट्रक्चर्स की अभी तक ब्रेक पॉइंट नहीं आया, लेकिन जो मूवमेंट इसमें इन्वॉल्व हुई थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग, वो सारे की सारी एनर्जी जो है वो इस वक्त एक फोल्डेड स्ट्रक्चर में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो चुकी हुई है। जस्ट लाइक के आपने एक स्प्रिंग को जो है जैसे स्क्वीज कर दिया हो, तो वो स्प्रिंग जो है उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी जो किसी भी वक्त रिलीज हो सकती है अगर हम उस स्प्रिंग को लूज कर देते हैं। सो यहाँ पे अब यही होगा कि नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि ये ब्लॉक्स जब ब्रेक हो जाते हैं, तो इन ब्लॉक्स के ब्रेक होने की वजह से शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये जो क्रैक आएगा, जो क्रैकिंग का प्रोसेस है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक रॉक स्ट्रक्चर जो है उसमें ये क्रैक आ गया, तो क्रैकिंग के प्रोसेस को फॉल्ट का नाम दिया जाता है। ये फॉल्टिंग का प्रोसेस कंसिडर होगा। सो इलास्टिक रिबाउंड का मतलब ऐसे ही है कि जैसे अगर आपने एक स्टिक पकड़ी और उसको आपने बेंड करना शुरू किया, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती गई, लेकिन जैसे ही वो स्टिक स्नैप करेगी तो एक शॉक प्रोड्यूस करेगी कि वो सारी की सारी एनर्जी इंस्टेंटली रिलीज हो जानी है, और उस शॉक की रिलीज से जो शेकिंग होनी है उसको मतलब शेक या क्वेक कहा जा सकता है। सेम इज द केस के जैसे एक आर्चर जो है वो अपने बो एरो को या बो की स्ट्रिंग को खींच रहा होता है, तो जब वो उसको रिलीज करता है तो एक इंस्टेंट एनर्जी जो है वो किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी, जिससे शेकिंग होती है। सो इलास्टिक रिबाउंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये लिया जाता है कि इट डील्स विद द इलास्टिक लिमिट ऑफ द रॉक स्ट्रक्चर्स, और जब वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस होती है तो उसके बाद एक रिबाउंड ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि वही एनर्जी बाउंस बैक करके शेकिंग कॉज कर देती है। सो इट इज़ मोर रेलेवेंट टू प्लेट टेक्टोनिक्स एंड स्पेशली टू कन्वर्जेंट मूवमेंट्स इन प्लेट्स। सो यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। एक तो इस लाइन को उसने फॉल्ट का नाम दिया, दैट इज द क्रैक पोर्शन, और यहाँ पे उसने एक पॉइंट को रेफर किया विच इज कॉल्ड फोकस। सो अभी जो सिस्मिक एक्टिविटी या बल्कि अर्थक्वेक से रिलेटेड जो स्टडीज है, उसकी अपने जार्गन्स और टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसमें एक फोकस की टर्म यूज होती है और एक एपीसेंटर की टर्म यूज होती है। So terminologies में देखा जाए, seismology is basically the science of earthquakes or the study of earthquakes. जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको सिस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको टर्म्स मिलेंगी जैसे कि एपीसेंटर और हाइपोसेंटर, सिस्मिक वेव्स, सिस्मोग्राफ और सिस्मोग्राम, इनको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। सिस्मिक वेव्स को हमने ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है क्योंकि आगे हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का टॉपिक कवर कर रहे होंगे, उसमें सिस्मिक वेव्स जो है वो उनका बहुत क्रूशल रोल है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। सो फोकस और एपीसेंटर बेसिकली वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एनर्जी जहाँ से ये शॉक वेव प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि यहाँ पे उसने एक ट्रेस ऑफ फॉल्ट यानी कि क्रैक लाइन को रेफर किया है कि जहाँ पे रॉक स्ट्रक्चर क्रैक हुआ था, लेकिन जिस पॉइंट से वो एनर्जी रिलीज हुई, जहाँ से शेकिंग स्टार्ट हुई, उस पॉइंट को इसने फोकस का नाम दिया। और फोकस को हम हाइपो सेंटर भी कहते हैं। हाइपो का मतलब है बिलो,
So it would be underground, and the point exactly overhead focus will receive the maximum amount of energy on the surface. कि जैसे मैं इस पॉइंट से अगर ये एरो ड्रॉ करता हूँ, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस एरो की लेंथ अप टू द सरफेस एज कंपेयर टू अदर एरोज कम होगी. दैट मीन्स द पॉइंट विच इज एग्जैक्टली ओवरहेड द फोकस is the point which is closest to focus point. ठीक है. सो इसलिए मैक्सिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम एनर्जी की अमाउंट जो सरफेस पे पहुंचती है वो फोकस के एग्जैक्टली ओवरहेड होती है ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एपी सेंटर. एपी मीन्स आउटर. सो एपी सेंटर और हाइपो सेंटर में हाइपो का वर्ड फोकस के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि इनर या बीनीथ के लिए टर्म यूज़ होती है, और एपी सेंटर जो है वो आउटर सरफेस के हवाले से वो पॉइंट है जहाँ से ये शॉक वेव्स जो हैं ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो along the surface of Earth आगे को ट्रैवल करेंगी. So the point of maximum intensity on the surface of Earth वो होता है जो कि एग्जैक्टली फोकस के ऊपर है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक जो है वो फील किया जाता है. So ये दो टर्म्स हो गई, फोकस और एपी सेंटर की. इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिस्मिक वेव्स की स्टडी की तरफ. So seismic waves are classified into two broader types. एक को हम बॉडी वेव्स का नाम देते हैं और दूसरी को हम सरफेस वेव्स का नाम देते हैं. बॉडी वेव्स की फर्दर दो टाइप्स हैं. एक को पी वेव्स कहा जाता है, और पी से आप याद रखिएगा कि ये पुश पैटर्न के ऊपर एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं. इसको कंप्रेशनल भी कहा जाता है, इसको लॉन्गिट्यूडनल भी कहा जाता है. एस वेव्स जो है उनको शेक, शेयर और ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है, और इनका पैटर्न जो है वो साइडवेज होता है एज कंपेयर टू द पुश पैटर्न ऑफ पी वेव्स. सरफेस वेव्स की कैटेगरीज में एल वेव्स हैं जिनको लव वेव्स भी कहा जाता है, और ये स्नेक लाइक मूवमेंट को रेफर करती हैं कि आपकी सरफेस शेक कर रही होगी साइडवेज. और आर वेव्स जो है इनको रिले वेव्स कहते हैं. दे एक्चुअली अकर लाइक रोलिंग ग्राउंड, या ऐसे जैसे आप किसी शिप में बैठे हैं और वो अप एंड डाउन मूव कर रहा हो वेव्स के साथ, इसकी मूवमेंट ऐसी होती है. अब इनको हम डिटेल से देख लेते हैं कि इनकी प्रोपगेशन कैसे है और ये किस तरह से आगे एडवांस करती हैं. सो पी वेव्स के लिए जो बेस्ट एग्जांपल है वो स्प्रिंग की एग्जांपल है. एज अ मटेरियल हम इसको देखते हैं कि अगर हमने एक स्प्रिंग को जो है वो ऐसे खींचा और उसके बाद अगर हम इसको रिलीज करते हैं तो इसमें एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होगी, और ये एक्सपेंशन कंट्रैक्शन उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में ये स्प्रिंग जो है वो मूव करेगा, और एनर्जी जो है वो भी इसी पाथ को यानी इसी पैसेज को पैरेलल टू द मूवमेंट ऑफ द स्प्रिंग जो है वो फॉलो करेगी. सो इफ द एनर्जी प्रोपगेशन is parallel to the material propagation, जैसे कि मोलेकुलर स्ट्रक्चर है और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक वाइब्रेशन कर रहे हैं, और वो वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स की जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर टू एंड फ्रो एक दूसरे की तरफ हो रही है. सो इसमें अगर हम ये कहें कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में, एनर्जी भी अगर उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो ये पुश पैटर्न कहलाएगा या पी वेव पैटर्न कहलाएगा, कंप्रेशनल वेव पैटर्न कहलाएगा, जिसको हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं. प्राइमरी वेव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे इफेक्टिव प्रोपगेशन का जो है वो तरीका है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, और मोस्ट इफेक्टिवली ये पास होती है वेव्स, और सबसे पहले सिस्मोग्राफ पे यही रिकॉर्ड की जाती हैं बिकॉज दीज आर द फास्टेस्ट वेव्स. ठीक है. पी वेव्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये एस वेव्स हैं, और एग्जांपल कैसे ली जा रही है कि ये एक रोप है एंड यू आर स्विंगिंग दैट रोप साइडवेज, तो आप मटेरियल की मूवमेंट देख रहे हैं कि वो इस तरह से हो रही है, लेकिन जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है यानी कि जो एनर्जी है दैट इज ट्रैवलिंग एट राइट एंगल टू दीज मूवमेंट्स ऑफ द मटेरियल, कि इस एंड से एनर्जी जो है वो इस एंड तक ट्रैवल कर रही है,
बट द मटेरियल इज मूविंग साइडवेज। तो जिस तरह से गिटार की स्ट्रिंग होती है, अगर आप उसको गिटार को बजाते हैं तो वो वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन में हो रही है उससे राइट एंगल पे एनर्जी जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र हो रही होती है। सो इस मोड ऑफ ट्रांसफ़र को हम नाम देते हैं एस वेव, शेक वेव। जैसे किसी का हैंड शेक किया जाए तो उसको अपने शोल्डर तक जो है वो एनर्जी फील होगी। सो हैंड की शेकिंग अप एंड डाउन हो रही होती है, लेकिन एनर्जी जो है वो उससे राइट एंगल पे शोल्डर तक ट्रैवल कर रही होती है। ओके, बॉडी वेव्स की कुछ एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं। उसमें वो मेंशन कर रहा है ऑल्टरनेटिंग कंप्रेशन है, पुशेस एंड पुल्स हैं, ठीक है जी, एंड द वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग द पाथ। पर ठीक है जी, और उसके कंपैरिजन में एस वेव्स जो हैं ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड रे पाथ हैं, एंड कॉमनली पोलराइज्ड सच एज पार्टिकल मोशन इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। यहाँ पे उनकी टिपिकल वेलोसिटीज मेंशन है, उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पी वेव्स हैं दीज ट्रैवल फास्टर इन द मटेरियल्स एंड फास्टेस्ट इन द सॉलिड्स, ठीक है, एंड दे कैन इवन प्रोपगेट थ्रू लिक्विड और गैस जस्ट लाइक साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स होती ही कंप्रेशनल वेव्स हैं और वो लिक्विड और गैस से गुजर जाती हैं, लेकिन आप ये ऑब्जर्व करते हैं या आप ये अंडरस्टैंड करते हैं कि सॉलिड्स में चूंकि मॉलिक्यूलर गैप्स कम होते हैं तो एनर्जी इजीली और ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे चलती है। उसके कंपैरिजन में लिक्विड में जैसे पानी में जो साउंड की स्पीड है वो सॉलिड की निस्बत कम है, और गैस में या एयर में उसकी स्पीड मिनिमम होती है। एसवेज डू नॉट ट्रैवल थ्रू फ्लूइड्स। उसकी रीज़न यही है कि वो पुश नहीं कर रही, वो साइडवेज मोशन कॉज कर रही है। और अगर ऑब्जर्व किया जाए इस चीज़ को कि यहाँ पे ये इसकी मूवमेंट हो रही थी, तो उस हवाले से एनर्जी प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में थी। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से ऑब्जर्व करें कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जैसे लिक्विड में होते हैं, इफ़ दे आर एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, तो उसमें से अगर कोई एक एनर्जी जो है वो पास होती है तो वो इस तरह से पी वेव पैटर्न में अगर वो अलाइन है, वो पैरेलल टू दिस एनर्जी प्रोपगेशन है, तो वो ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इधर के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। सॉलिड्स के कंपैरिजन में अगर इसको लेके आए तो सॉलिड्स के साथ हम इसको ज़्यादा क्लैरिटी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इफ़ द पार्टिकल्स आर ज्वाइंट टुगेदर दैट मीन्स दे आर जस्ट लाइक सॉलिड, और उसमें अगर कोई एनर्जी प्रोपोगेट करके आती है तो वो एनर्जी जब पास करेगी तो दैट विल एक्चुअली डिस्टर्ब द सराउंडिंग पार्टिकल्स एज वेल। दैट मीन्स कि ये एनर्जी इधर को भी पास हो जाएगी, इस पार्टिकल को भी इफेक्ट करेगी। So the movement of the particles was just like this, but the energy is also traveling to their perpendicular plane. So इस हवाले से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एस वेव्स जो हैं वो लिक्विड से प्रोपोगेट नहीं करती बिकॉज ऑफ द मोलेकुलर गैप्स, सॉलिड से प्रोपोगेट जरूर कर जाती है। और ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि पी वेव्स जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों मटीरियल्स में से प्रोपोगेट कर सकती है। यहाँ पे हम पी वेव्स को एक मरतबा से फिर एनिमेशन के थ्रू ऑब्जर्व कर लें कि किस तरह से पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन की मूवमेंट में आएंगे, टू एंड फ्रो आएंगे। आप यहाँ पे प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी को भी देख रहे हैं और प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल्स को भी देख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द पुश पैटर्न और द पी पैटर्न, ठीक है जी। सो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो एस पैटर्न है। इसमें आप देख रहे हैं कि एनर्जी पार्टिकल मोशन किस तरह से हो रही है और एनर्जी प्रोपगेशन तो यही है। सो दे आर मेकिंग ए राइट एंगल एंड दिस एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड शेक वेव। और द शेयर वेव, इसको हम सेकेंडरी वेव भी कहते हैं, क्योंकि पी वेव्स के बाद जो सिस्मोग्राफ पे रिसीव होने वाली एनर्जी होती है वो एस वेव्स की एनर्जी होती है जो उसको फॉलो करते हुए आ रही होती है। एस वेव्स के बाद और पी वेव्स के बाद आती हैं सरफेस वेव्स। इसमें एल और आर वेव्स हमने डिस्कस की थी लव वेव्स और रिले वेव्स के तौर पे। सो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं जैसे कहा था कि रिले वेव्स या आर वेव्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सी सरफेस के ऊपर वेव्स होती हैं अप्स एंड डाउन्स की सूरत में, और ये सरफेस को बेसिकली डिस्टर्ब करते हुए आ रही होती हैं, सरफेस मोशन को
इस्टेब्लिश करते हुए आ रही होती हैं, और यही एक्चुअल शेकिंग ऑफ द ग्राउंड होती है जो कि ज़्यादा फील की जा रही होती है। सो इसमें दो तरह की मोशंस हैं। लव वेव्स जो है वो साइडवेज मोशन ऑफ द अर्थ सरफेस है, ठीक है, और इससे जो है वो आमतौर पे प्रॉब्लम ये होता है कि जो कंस्ट्रक्टेड एरियाज होते हैं वहाँ पे बिल्डिंग्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होने की वजह से कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आर वेव्स जो है वो अप एंड डाउन मोशन ऑफ अर्थ को कॉज करती हैं या सरफेस को कॉज करती हैं। सो एल वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड जनरली पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। सो इनकी मोशन जो है वो पैरेलल टू अर्थ सरफेस है, जस्ट लाइक दिस कि ये प्रोपगेशन और मोशन जो है ये पैरेलल टू द अर्थ सरफेस है। लेकिन जहाँ पे हम आर आर वेव्स को देखते हैं, इट इज़ अप एंड डाउन परपेंडिकुलर एंड वर्टिकल प्लेन में हो रही है। यानी इसमें जो हम ऑब्जर्व करते हैं एल वेव्स के हवाले से और आर वेव्स के हवाले से, इसमें आप देख रहे हैं कि साइडवेज प्रोपगेशन थी। स्ट्रक्चर या जो अर्थ की सरफेस है वो साइडवेज जो है वो शेक हो रही है, जस्ट लाइक अ स्विंग। ठीक है, तो ये स्विंगिंग है। और प्रोपगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने इस तरह से यानी पार्टिकल मोशन को देखा, जबकि प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी जो है वो इस रेड एरो से रिप्रेजेंट की जा रही है। सो दिस इज द साइडवेज मोशन, इसको एल वेव कहा जाता है। आर वेव जो है वो अप एंड डाउन मोशन है, सरफेस के ऊपर एक बैंड जो है वो ट्रैवल करता हुआ आगे को जा रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक द सी वेव। और उसमें आप इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो किस तरह से मूव करेगा। लेकिन बेसिक बात है कि बॉडी वेव्स, एस वेव्स और पी वेव्स जो है वो इंटरनली जब पास करती हैं तो वो सरफेस वेव्स को भी कॉज करती है। सरफेस के ऊपर डिस्टर्बेंस को उन्होंने ही कॉज करना होता है। ठीक है, यहाँ पे फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन है डायग्राम में कि किस तरह से मतलब आप पी और एस वेव्स को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। कंप्रेशन, पुश और ये शेक, ये साइडवेज एल वेव्स और अप एंड डाउन ग्राउंड सरफेस की मूवमेंट रिले वेव्स। सो ये चार टाइप्स हैं, डिवाइडेड इनटू बॉडी वेव्स, पी एंड एस वेव्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, पुश एंड शेक। सरफेस वेव्स में एल वेव्स, लव वेव्स, रिले वेव्स, ये दोनों लव और रिले जो ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं उनके नाम के ऊपर ये वेव्स के नाम है। लेकिन नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक पे। सो अर्थक्वेक की जो मेजरमेंट की जाती है उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो सिस्मोग्राफ कहलाता है। इट वाज इन्वेंटेड इन 1893 बाय जॉन मिल, and a seismograph actually detects and measures the seismic waves and also records the shaking of the ground कि कितनी ground shake हुई है। सो सिस्मोग्राफ जो काम करता है वो बेसिकली इनर्शिया के लॉ पे काम करता है कि ये आपको जो स्ट्रक्चर यहाँ पे अंडरग्राउंड फिक्स्ड नज़र आ रहा है वो एक्चुअली एक फ्रेम है और उसके साथ एक वेट को बांधा गया है, हैंग किया गया है, और उसके साथ एक पेन फिटेड है। और यहाँ पे फ्रेम का पार्ट ही ये ड्रम रोलर है जिसके ऊपर पेज जो है वो कंटिन्यूसली रोल होता रहता है। सो जब भी शेकिंग ऑफ ग्राउंड होगी तो ये रोलर शेक करेगा, ये पिलर शेक करेगा, लेकिन जो वेट है वो अपने इनर्शिया की वजह से अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एक रिलेटिव मोशन जो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है इस पेपर के ऊपर। क्योंकि जब ये वेट अपनी पोजीशन पे रहेगा और पेपर इस तरफ को अगर मूव करता है तो उसकी वजह से जो लाइन ड्रॉ होगी ग्राफ पेपर के ऊपर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ हो जाएगी। इफ देयर इज नो शेकिंग तो एक कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन जो है वो इस ड्रम के ऊपर जो है वो ड्रॉ होती जाती है। तो जहाँ पे भी इंटेंस शेकिंग होती है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जिगजैग्स बन जाते हैं जो कि इस रिलेटिव मोशन की वजह से है कि ड्रम जो है वो शेक हुआ, लेकिन इस वेट के जो इनर्शिया था, जो अपनी पोजीशन पे रहने की टेंडेंसी थी, उसकी वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मार्क हो गया, ड्रॉ हो गया थ्रू दैट पेन। ठीक है जी, इस इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया जाता है सिस्मोग्राफ। और ये जो प्रिंट आता है, ये जो ईसीजी आती है अर्थ की, दैट इज कॉल्ड सिस्मोग्राम, दैट रिकॉर्ड इज कॉल्ड सिस्मोग्राम। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब वो बात आ गई, सिस्मोग्राम ये रिकॉर्डिंग है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूस लाइंस चलती जा रही है, दैट मीन्स देयर वाज नो शेकिंग। लेकिन यहाँ पे जो है वो कोई शेकिंग अकर हुई, कोई अर्थक्वेक अकर हुआ, तो बहुत सारे जिगजैग्स जो है वो इस पेपर के ऊपर ड्रॉ हो गए। सो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले इनिशियल जो ये माइनर शेकिंग्स तो रूटीन लाइफ में होती रहती हैं, लेकिन ये एक प्रोमिनेंट शेकिंग हुई
ये शेकिंग रिप्रेजेंट कर रही है पी वेव के अराइवल को, कि सबसे पहले पुश वेव पैटर्न के ऊपर एनर्जी ट्रैवल करते हुए आई है, उसके बाद जो है उसके अंदर एक गैप आ गया, उसके बाद कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद एस वेव्स आई, एस वेव्स के बाद सबसे स्लगिश और सबसे स्लो मोशन में आती हुई सरफेस वेव्स आई, लेकिन सरफेस वेव्स सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस और शेकिंग ऑफ द ग्राउंड सरफेस पास करते हुए आप गुजरती हैं। तो सबसे बड़ा जो सिस्मोग्राम के ऊपर निशान मिलता है आपको, वो सरफेस वेव्स के अराइवल का है। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इफ़ पी एस एंड L or R waves, if they are occurring simultaneously, that would mean that your seismograph is installed very close to the epicenter. तो इतना फासला नहीं था कि इनके जो टाइम डिलेज हैं वो उसमें अकर कर सके। तो अगर वही बात है कि अगर आपको बहुत करीब लाइटनिंग होती है, कोई थंडर होता है, तो बिजली चमकने के फौरन साथ ही आवाज़ आ जाती है। यानी हालांकि आवाज़ और लाइट की स्पीड के अंदर जो है वो काफ़ी फ़र्क होता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा दूर से थंडर और लाइटनिंग हो रही हो, तो बिजली चमकने के कुछ सेकंड्स के बाद, डिले के बाद जो आवाज़ पहुंच रही होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी कि अगर सपोज लाइटनिंग हुई और लाइटनिंग के बाद एक गैप के बाद साउंड आई, दैट वुड मीन कि काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर या कंसिडरेबल डिस्टेंस के ऊपर ये फिनोमेना अकर हुआ था। सो ऐसा ही है कि अगर किसी दूर दराज के इलाके से अर्थक्वेक जनरेट होकर आ रहा है, तो पी और एस वेव के अराइवल टाइम में डिफरेंस ज़्यादा होगा और उसी से डिटरमिन किया जाएगा कि एपी सेंटर की लोकेशन क्या है, वो कितनी दूर वाक़ है। ओके, यहाँ तक तो मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक की बात होगी कि उसको मेजर किस तरह से किया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, लेकिन जो स्केल्स यूज़ किए जाते रहे हैं टू डिस्क्राइब एन अर्थक्वेक, उसके बीच में सबसे पहले 1905 में मॉडिफाइड मर्कली स्केल जो है वो रेफर किया जाता है, और इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 12। इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि इट कैन द एक्सप्रेशन कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब जैसे अगर 2005 का अर्थक्वेक पाकिस्तान में आया, तो उसमें अगर अगर हम इस मॉडिफाइड मर्कली स्केल को फॉलो कर रहे हो, तो बालाकोट जो है दैट वाज टोटली डैमेज, तो वहाँ पे तो मर्कली स्केल कहेगा कि ये 12 का अर्थक्वेक था। लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहाँ पे कुछ पार्शल कोलैप्स ऑफ मेसनरी या कुछ फ्रेम हाउसेस गिर गए या टावर्स गिर गए, ठीक है, सो वहाँ पे ये 8 की कैटेगरी या 7 की कैटेगरी के दरमियान में कंसिडर किया जाएगा। और लाहौर जैसे एरिया में जो कि उस एपी सेंटर से काफ़ी दूर था, वहाँ पे बेसिकली जो ये फर्नीचर मूवमेंट या थोड़ा सा 4 के दरमियान आपको उसकी इंटेंसिटी फील हुई होगी, कि लाइक पासिंग ऑफ हैवी ट्रक्स और सम अनस्टेबल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्प्लेड और हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स आर स्वेइंग। ठीक है जी, तो वो चीज़ जो है वो इस हवाले से मॉडिफाइड स्केल हमें या मर्करी स्केल इसलिए सूट नहीं करता कि अकॉर्डिंग टू दिस स्केल वी विल हैव टू डिस्क्राइब द अर्थक्वेक कंडीशन फॉर एवरी सिटी। ठीक है, कोई स्टैंडर्डाइज्ड एक वर्जन जो है वो इसको फॉलो करते हुए नहीं दिया जा सकता इन एक्सप्रेसिंग द earthquake and its effects। उसके कंपैरिजन में रिक्टर स्केल चार्ल्स रिक्टर ने डिवाइस किया 1935 में, कैलिफोर्निया रिसर्च इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, एंड इट इज actually used to calculate the strength of an earthquake। Mercalli scale deals with the intensity of the earthquake, whereas the Richter scale actually deals with the magnitude of the earthquake, कि उसमें कितनी एनर्जी थी, कितना स्ट्रॉन्ग earthquake था। ठीक है, and it is actually expressed through the equivalent of kgs of TNT or explosive or dynamite। So 0 to 1 magnitude earthquake जो है वो 6.6 to 20 kilograms of dynamite को रेफर करता है। एंड यू कैन सी कि ये लॉगरिथमिक इसकी प्रोपगेशन है 10.7 टाइम्स जो है ये इंक्रीज करता जाता है विद एवरी next step। So it reaches up to 60 billion kilograms of dynamite at category 8,
and according to Richter scale 9 would be 20 trillion kilograms of dynamite. और उसको अगर हम इक्वलाइज करें तो वो किस तरह से होगा, ये रिक्टर स्केल का जो मतलब आप यहाँ पे नंबरिंग देख रहे हैं और इसमें कुछ ईयर्स में अकरेंसेस देख रहे हैं, जैसे कि चिली का 1960s का जो है वो 9 बियॉन्ड था, अलास्का का भी जो है वो इतना था, सैन फ्रांसिस्को 1906 का जो है वो 8 के करीब था। सो अभी तक जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट यूएसएसआर ने किया एंड विच एक्चुअली इन्वॉल्व्ड अराउंड 56 trillion kilograms of explosive equivalent, that actually is the number 8 according to Richter scale. ठीक है, क्राकाटोआ एक इरप्शन थी 1883 की, वोल्केनो की इरप्शन थी, उससे इस कैटेगरी की एनर्जी रिलीज हुई थी। एक एवरेज टॉर्नेडो जो है वो 5 कैटेगरी के बराबर एनर्जी रिलीज यूज कर रहा होता है। हिरोशिमा पे एटॉमिक बॉम्ब जो ब्लास्ट हुआ था या गिराया गया था वो 6 रिक्टर स्केल के बराबर एनर्जी को रेफर करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 8 एंड बियॉन्ड, if we go up to 9, it can exceed the energy or the amount of energy which is more than a hydrogen bomb. ओके, यहाँ पे आते हैं लोकेशन ऑफ अर्थक्वेक, और यहाँ पे अपने एपिसेंटर्स की बात की है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक इधर पी वेव्स और एस वेव्स के अंदर गैप कम आया, दैट मींस दे वर क्लोजली फॉलोइंग ईच अदर। तो इसका मतलब है कि जो अर्थक्वेक का सोर्स था वो काफ़ी करीब था, एपिसेंटर करीब था। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, दूर होते जाएंगे एपिसेंटर से, तो उसके बीच में आपको यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर उसने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है, ट्रैवल टाइम्स इन मिनट्स मेंशन किया हुआ है। इधर आप देख रहे हैं कि तकरीबन हाफ और क्वार्टर ऑफ अ मिनट का गैप था, इधर जो है वो तकरीबन 1 मिनट का गैप आ गया। यहाँ पे जो है वो तकरीबन 2 मिनट से थोड़ा सा कम गैप आया, लेकिन इस गैप की वजह से कैलकुलेट हो रहा है कि ये तकरीबन 700 से 800 किलोमीटर दूर था एपिसेंटर से। इस गैप से कैलकुलेशन ये रिकॉर्ड हो रही है कि इट वाज 400 to 500 kilometers away from the epicenter seismogram, and then the seismograph इन मेम्फिस एरिया, ये एरियाज मेंशन है, अभी मैप पे आपको शो करता हूँ। यहाँ पे अगर ये गैप आ रहा है लेस दैन अ मिनट, तो उसमें 200 से 300 किलोमीटर के अंदर अंदर अर्थक्वेक जो है वो अकर हुआ है। सो यहाँ पे उन्हीं डायग्राम्स को गैप्स को फॉलो करते हुए ये सर्कल्स ड्रॉ कर दिए गए। अब तीन आपने देखा था सेंटर्स थे, डेस मोइन था, इंडियानापोलिस था, मेम्फिस था, और उनका फिर आपने रेडियाई ड्रॉ कर दिए कि मेम्फिस से तकरीबन 260 किलोमीटर दूर रखा हुआ था, 260 के इक्विवेलेंट सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद डेस मोइन से 784 किलोमीटर के फासले पे से आती हुई पी वेव्स और एस वेव्स पहुंची थी। सो उसके मुताबिक आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया अराउंड डेस मोइन। इंडियानापोलिस आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था 400 to 500 के दरमियान में कैलकुलेट हो रहा था डिस्टेंस, ये आ रहा है 464 किलोमीटर्स। सो आपने एक सर्कल ये भी लगाया। जब ये तीनों सर्कल कोइंसाइड कर गए तो दैट वुड बी द पोजीशन ऑफ एपिसेंटर, कि जहाँ से मेम्फिस 261 किलोमीटर दूर है, डेस मोइन जो है वो 784 किलोमीटर दूर है, और इंडियानापोलिस 464 किलोमीटर दूर है। सो इट इज जस्ट लाइक कि जैसे पुलिस वाले जो है वो मोबाइल ट्रेस करते हैं, तो मोबाइल ट्रेसिंग के लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 3 टावर्स प्रोवाइडिंग सिग्नल्स टू द मोबाइल फोन, ताकि उन 3 टावर्स की रेंज कैलकुलेट करने के बाद जो है वो मोबाइल को लोकेट किया जाए। सो इट इज मोर लाइक दैट के एपिसेंटर की लोकेशन पी और एस वेव के डिफरेंशियल से कैलकुलेट की जाती है फॉर डिफरेंट पॉइंट्स जहाँ पे सिस्मोग्राफ्स काम कर रहे होते हैं, और फिर मिनिमम 3 सिस्मोग्राफ्स के डाटा को यूज करते हुए लोकेशन ऑफ एपिसेंटर जो है वो फाइंड की जाती है। ठीक है, सेम इज द केस कि यही सेम उस तरह से ही उसको 3 सर्कल्स के साथ, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो 3 सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये ब्लू, ग्रीन और रेड सर्कल जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दैट वुड बी द लोकेशन ऑफ द एपिसेंटर। ओके, डेवास्टेशन, लास्ट हेडर। सो डेवास्टेशन में देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डेवास्टेशन को कंट्रोल करते हैं। उसमें सबसे पहली बात तो आती है डेप्थ ऑफ फोकस।
डीप फोकस अर्थक्वेक्स भी होते हैं, शैलो फोकस अर्थक्वेक्स भी होते हैं। डीप फोकस अर्थक्वेक्स जो हैं जी, deep focus earthquake usually from the surface of earth, if an earthquake is occurring 700 kilometers or so, that is called deep focus earthquake. और शैलो फोकस अर्थक्वेक्स वो हैं जो कि 100 किलोमीटर्स की रेंज के अंदर अंदर होते हैं, बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ। शैलो अर्थक्वेक होगा तो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा इफेक्ट सरफेस पे पहुंच जाएगा, तो डेप्थ ऑफ फोकस इसलिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अभी आपने देखा डिस्टेंस फ्रॉम एपी सेंटर, जितना एपी सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जो एनर्जी आगे प्रोपगेट करके पहुंचेगी वो कम इफेक्ट करेगी। मैग्नीट्यूड इज इम्पॉर्टेंट, कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, क्योंकि अगर एक मेजर अर्थक्वेक है, लेकिन वही बात है कि डीप सीटेड अर्थक्वेक्स में कई दफा मेजर आप देखते हैं 6 का अर्थक्वेक आ जाता है लेकिन डेवास्टेशन नहीं होती। डेप्थ ऑफ फोकस, जैसे अभी रिसेंटली अभी रिकॉर्ड में आया 263 किलोमीटर डीप फोकस था, इसलिए सरफेस के ऊपर इफेक्ट नहीं आया। लेकिन कई मरतबा बहुत माइनर या आप कह सकते हैं लेसर मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स, अगर वो विद इन टेंस ऑफ किलोमीटर्स ऑफ सरफेस हो तो वो सरफेस के ऊपर ज्यादा इफेक्ट कॉज कर रहे होते हैं। देन कम्स द रॉक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, रॉक स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर रिजिड रॉक्स होंगी, सख्त रॉक्स होंगी, एनर्जी बहुत आसानी से ट्रेवल कर जाएगी, और अगर लूज रॉक मटेरियल होगा तो एनर्जी जो है वो रैंडम मूवमेंट ऑफ रॉक पार्टिकल्स को कॉज करवा देती है, जिसको हम लिक्विफैक्शन भी कहते हैं कि दे बिहेव लाइक लिक्विड्स। और रॉक स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्पैक्ट होता, अर्थक्वेक की जो एनर्जी है वो इजीली पास कर जाती है। कंस्ट्रक्शन स्टाइल इज इम्पॉर्टेंट। हम देखते हैं कई जगहों पे सिर्फ रॉकी ब्लॉक्स जो हैं वो बाइंड किए बगैर जो है वो कंस्ट्रक्शन में यूज कर लिए जाते हैं। अगर आप टोक्यो को देखें तो उसको विल्डरनेस ऑफ वुड एंड पेपर कहा जाता था, कि क्योंकि अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आते थे तो वुडन स्ट्रक्चर्स और पेपर को यूज़ किया जाता था कंस्ट्रक्शन में। पॉपुलेशन डेंसिटी भी मैटर करती है, जैसे हम देखें पाकिस्तान में आगरान में एक अर्थक्वेक आया था रिसेंट पास्ट में, लेकिन पॉपुलेशन चूंकि कम थी तो वहाँ पे किसी किस्म का डेथ टॉल जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। टाइम ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट, डे टाइम अर्थक्वेक है, नाइट टाइम अर्थक्वेक है, उसमें भी कैजुअलिटीज जो है वो वेरी कर सकती हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बेड रॉक्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सिस्मिक वेव पास कर रही है। अगर रिजिड रॉक्स हैं बड़े इजीली पास कर देगी, कम डिस्टर्बेंस कॉज करेगी, लेकिन जहाँ पे पुअरली पैक्ड अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स होंगे वहाँ पे मटेरियल्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट में आ जाएंगे और सरफेस जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। सो डेवास्टेशन जो है वो रॉक स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। Now the last thing is to conclude with the distribution. 3 zones हैं, वही जो वोल्केनोस में डिस्कस किए थे। उसमें एक तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, फिर उसके बाद मिड अटलांटिक रिज एरिया, और तीसरा पार्ट जो है वो ट्रांस यूरेशियन बेल्ट है। बट फॉर अर्थक्वेक्स ये बेल्ट जो है ये हिमालय, जैग्रोस माउंटेन्स ऑफ ईरान, टर्की के माउंटेन्स, टॉरस माउंटेन्स हैं, और पॉन्टिक माउंटेन्स हैं, जैग्रोस और कॉकाकस माउंटेन्स हैं उसके आगे। फिर उसके बाद हमारी सुलेमान रेंज है, सुलेमान रेंज से आगे हिमालयस हैं, और हिमालय से चलते हुए ये पूरा एरिया अराकान माउंटेन्स के थ्रू होता हुआ इंडोनेशिया तक फॉलो करता है। So that actually refers to trans-Eurasian belt for earthquakes. ठीक है जी, पैसिफिक बेल्ट को वही हम ऑब्जर्व करते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट, इधर से जापान, फिलीपीन और इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड साइड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। टॉपिक यहाँ पे कंक्लूड हो गया।